सब खत्म हो गया। क्या कर रही हैं आप बुआ जी? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वीरेन ने मेरे परवरिश पर दाग लगा दिया है। अब मैं किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रही। मुझे इस बात का घमंड था कि मेरे बच्चे हमेशा सही और सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन वीरेन ने मेरे उस घमंड को आसमान से जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया है। नहीं, अब अगर गलती मेरी परवरिश में हुई है ना, तो खामियाजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। बुआ जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्यों ना सोचूं? आज मुझे तेरी नजर में, रीत की नजर में, तेरे फूफा जी की नजर में पहली बार मान सम्मान की जगह शक दिखाई दिया। उस नजर ने मुझे तोड़ दिया। मैं तुम्हारी नजरों में नहीं, अपनी नजरों में गिर गई हूँ। और अब मैं वीरेन के पाप का बोझ ढोते ढोते इस घर में नहीं रह सकती। बुआ जी, मैंने आपको कभी किसी बात का दोष नहीं दिया। झूठ मत बोल। तूने वसीयत के कागज पर साइन करके मेरे हाथों में नहीं दिया। तेरी नजरें कह रही थी कि वो तू मेरे मुंह पर मारना चाहता है। ये कहना चाहता है कि बुआ जी आपको मेरी जायदाद चाहिए थी, मेरा पैसा चाहिए था। ये लो। तुझे क्या लगता है तेरी बुआ जी इतनी मतलबी है कि आज तक उसने तुझे जो प्यार दिया है उसके बदले में वो तुझसे कुछ मांगेगी? मेरे बच्चों के हिस्से का प्यार मैंने तुझे दिया, तभी शायद मेरी परवरिश में चूक हो गई और वीरेन ने इतनी बड़ी गलती कर दी। जरा ये देखा, ये सब तूने मुझे दिए या फिर वीरेन ने दिए? उन पैसों से जो उसने तेरी कंपनी में काम करके कमाए थे, मैं उनमें से कुछ नहीं लेकर जा रही। बस ये कुछ कपड़े लेकर जा रहे होते हैं जो तेरे फूफा जी अपनी थोड़ी बहुत कमाई से मेरे लिए लाए थे। और ये देख, ये सारे गहने ये तूने मुझे गिफ्ट दिए थे बेटा। लेकिन तुझे पता है मैंने हमेशा इन्हें अलग रखा। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का एहसास था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे इन कीमती दिखावटी चीजों में से और अपने मान सम्मान में से किसी एक को चुनना होगा। और मैं हमेशा अपना मान सम्मान चुनूंगी और गर्व से सर उठाकर इस घर से विदा लूंगी। अब उस विदाई का समय आ गया। नहीं बुआ जी, नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। आप मेरी यशोदा माँ है और मैं अपनी माँ को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ आप वीरू भैया से कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे खतरे में देखकर आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं कैसे आपके इरादों पे शक कर सकता हूँ? अब मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती है, मुझे किसी बात की सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मेरी कसम, अगर आपने इस घर से जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया तो कसम क्यों दे दी? कसम क्यों दे दी? कसम क्यों दे दी? अनमोल के बाबूजी के जाने के बाद मेरे जीने का बस एक ही सहारा था, मेरा बेटा। किसी ने उसकी जान लेकर मुझसे वो छीन लिया। मैं कैसे जीऊंगी? मम्मी, आपको मालूम है ना, भैया को आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। खुशबू आंटी, चला गया। आंटी आपसे वादा करता हूँ, जिसने भी हमसे हमारे अनमोल को छीना है, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। उसे न्याय जरूर मिलेगा। मेरी दीदी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो पक्का हमारी हेल्प करेगी। आप अकेली नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। मेरी दीदू भी आपके साथ है। हाँ खुशबू,
सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अमीर ज्यादा है, पैसों के नशे में तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। ऐसा नहीं, तुझे सजा नहीं मिलेगी, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मेरी बहू। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब कहने की? जिस राघव बेटे के लिए मैंने अनगिनत व्रत किए, मैं ही उसे मारना चाहूंगी? इतना घिनौना इल्जाम तुम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? राघव, राघव, राघव मेरी बात सुनिए प्लीज। अभी जो कुछ भी हुआ है आपको इसे एक अलग नजर से देखना पड़ेगा। रीत, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बुआ जी को लेकर शक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं बुआ जी इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है। ये सब कुछ वीरू भैया का करादर है। राघव आप समझ क्यों नहीं रहे? ये सारा रोना धोना, ये ड्रामा, ये सब कुछ बुआ जी ने इसलिए किया ताकि आपको ऐसा ही लगे। पर ना आप खुद सोचिए ना कि बिना बुआ जी की मर्जी के वीरू भैया इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं क्या? आप तो उन्हें बचपन से जानते हैं ना राघव। आपको पता है ना कि वीरू भैया जो कुछ भी करते हैं बुआ जी से पूछ के करते हैं। वो इतने चालाक और शातिर नहीं है कि वो आपकी वसीयत बना ले। वो इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकते। वीरू भैया औरतों पे हाथ उठा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो इतने शातिर नहीं है राघव। हमेशा से ये सारा का सारा प्लान बुआ जी का ही था। और देखिए ना कितनी चालाकी से उन्होंने आपसे वसीयत पे साइन भी करवा लिए। सच तो ये है राघव कि अगर मैं आज वो वसीयत के पेपर्स नहीं फाड़ती तो नजारा कुछ और ही होता। और ये वसीयत वाली बात सबके सामने आ गई, इसलिए बुआ जी ने वीरू भैया को सूली पे चढ़ा दिया। बस रीत, ठीक है राघव, आप एक बार बैठिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। राघव आप सोचिए, अगर ये सब कुछ वीरू भैया ने किया है तो उन पेपर्स पे बुआ जी का नाम क्यों था? आप एक बार सोचिए ना, अगर वीरू भैया को ये सब करना है तो वो अपना नाम लिखवाते ना, बुआ जी का नाम क्यों लिखवाते? क्या ये बात भी आपको अजीब नहीं लग रही? देखो रीत, प्रॉपर्टी के पेपर्स में वीरू भैया ने बुआ जी का नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा बुआ जी के नाम सब कुछ करवाते वक्त। और उन्होंने सोचा होगा कि उनके लिए कौन सी मुश्किल बात होगी अगर वो कल को बुआ जी को मजबूर करके सब प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। रीत, वीरू भैया हमेशा से करप्ट और लालची इंसान रहे हैं और ये बात मुझसे छुपी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बात समझने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आपको हो रही है राघव। आपकी आंखों पे बुआ जी के झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए जो आपके सामने है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अंधे हो गए हैं। हाँ, हो गया हूं अंधा, क्योंकि बुआ जी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम जानते हो उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चों से पहले रखा है। वो मेरे साथ तब खड़ी थी जब मेरे साथ कोई नहीं था, और मैं उनका साथ बस इसलिए नहीं छोड़ने वाला क्योंकि तुम्हारी बार बार शक की सुई उन पे आके अटक रही। और अगर तुम उन पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगा रही हो क्योंकि उन्होंने माँ के एक्सीडेंट के बाद कुछ कन्फेस किया था, तो उस वक्त भी मेरे बारे में सोच रही थी, अपने बारे में नहीं। राघव बस रीत, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मैं बुआ जी से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला, ना कोई सवाल जवाब करूंगा। और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तुम उस लाइन को क्रॉस नहीं करोगी, प्लीज। वाह माँ वाह, इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे आपको चप्पल मार के ना घर से बाहर निकाला गया हो। आपने बड़ी आसानी से अपने सारे पापों का ठीकराना मुझ पर फोड़ दिया, खुद तो वापस महान बन गई और मुझे बलि का बकरा बना दिया। और अब आंसू भी आप खुद ही बहा रहे हो। सच कहूं ना, मुझे तो पहले से पता था कि आप किसी के नहीं हो सकते, अपने सगे बेटे के भी नहीं। ऐसे क्यों बोल रहा है? तूने देखा था ना मैं कैसे चारों तरफ से घिर गई थी। अगर मैं तुझ पे इल्जाम नहीं लगाती तो सारा इल्जाम मेरे सर पे लग जाता बेटा। अरे कैसी माँ है आप? और सच बताओ, आप माँ हो भी या नहीं? क्योंकि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों की गलती का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, और आप वो माँ हो जो जैसे ही फंसती है वैसे ही मेरी गर्दन चूल्ही पे डाल देती है। तो आप ना अब रोना तो बंद कर दो, मुझे गुस्सा आ रहा है आपके रोने पे माँ। ज्यादा मत बोल। तेरी लापरवाही की वजह से रीत के हाथों वो वसीयत के पेपर्स लग गए, इसीलिए आज हम मातम मना रहे हैं, नहीं तो हम जश्न मना रहे होते। तेरी बेवकूफी की वजह से वो खजाना हमारे हाथ में आते आते निकल गया। लेकिन मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैंने जो कुछ किया
तेरे लिए ही किया। मैंने तुझे घर से बाहर निकाला है ना, मैं ही तुझे घर में वापस लेकर आऊंगी। लेकिन अगर ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल देते बेटा, तो हम सबको दर दर की ठोकरी खानी पड़ती। तू खुद ही सोचना, प्रतीक को तो अपने शू लेसेस बांधने के लिए एक नौकर की जरूरत पड़ती है। वो इस ऐशो आराम के बिना कैसे रह पाता? वाह माँ वाह। और जो मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ उसका क्या है? ना मेरे पास कपड़े हैं, ना पैसे हैं, ना टूथब्रश है, ना गाड़ी है। कुछ लेने का मौका भी नहीं दिया आपने। कहाँ जाऊँ मैं? खाना खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। बस कर, बस कर। अब ये बेचारा बनने का ढोंग बंद कर, वरना जो थोड़ी बहुत दया मेरे दिल में बची है ना तेरे लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। तेरे पास तेरा फोन है ना? है ना? आजकल सारी पेमेंट्स ऑनलाइन हो जाती है। मैं एक मोटी रकम तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। कुछ दिनों तक शांति रख, फिर मौका मिलते ही मैं तुझे इस घर में वापस लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा है ना। अब तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है माँ। फिर राघव मुझे कभी घर में घुसने नहीं देगा। आपके कहने पे निकाला गया हूँ, तो आप उसे कैसे कहेंगी मुझे घर में वापस लाने के लिए? और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका सारा किया धरा बर्बाद हो जाएगा माँ। फिर कर दी ना तूने मूर्खों वाली बात। किसने कहा कि मैं राघव से बात करूंगी? तेरी वो भोली भाली धर्म पत्नी कब काम आएगी? राघव उसे अपनी बहन मानता है ना, तो भाईचारा निभाएगा पूनम के साथ। अब तू चुपचाप जैसा जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा वैसा करता जा। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, फिर देखना मैं तुझे कितनी आसानी से इस घर में वापस लेकर आती हूँ। तो किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना होता है, कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं? इतना सब कुछ करने के बाद अब आप मुझे मैनर्स सिखा रही है। वैसे आप तो बहुत खुश होंगी ना बुआ जी कि आज आपका पर्दाफाश नहीं हुआ, और कितनी चालाकी से आपने पूरी बात अपने ही पक्ष में पलट ली। वैसे किससे बात कर रही थी आप? वीरू भैया से? आपका वफादार सिपाही होने के लिए उनकी पीठ थपथपा रही थी आप। शाबाशी दे रही होंगी ना कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को सूली पे चढ़ा दिया। रीत, एक बात बताओगी, तुम्हें मेरे खिलाफ किसने भड़काया है? वरना हम तो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तुम जानते हो कि तुम मेरी सबसे प्यारी बहू हो। ये अच्छाई का ढोंग मेरे आगे करना बंद कर दीजिए बुआ जी, क्योंकि मैं आपका घिनौना चेहरा और आपकी घटिया हरकतें जान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि वसीयत के पेपर्स आपने ही बनवाए थे। मैंने आपकी और नीता आंटी की पूरी बात सुन ली थी हॉस्पिटल में, और आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे पता है कि नीता आंटी को छत से आपने ही धक्का दिया था। उसमें भी आपका कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि राघव के लिए आप क्यों लड़ेंगी? आप तो खुद राघव को अपने रास्ते से हटाना चाहती है ना। एक बात याद रखिएगा बुआ जी, आज नहीं तो कल मैं ये सब कुछ राघव के सामने साबित करके रहूंगी। रीत, 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 रीत कहाँ चली गई? मुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। आखिर वही तो वीरू भैया का सच सबके सामने लेकर आई है। रीत, आपकी हर चाल पे अब से मेरी नजर रहेगी। रीत, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। दूर रहिए मुझसे। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुमने बिल्कुल सच कहा। मैंने ये सब किया है, बल्कि इससे भी ज्यादा किया है, जिसकी तुम्हें भनक तक नहीं लगी। हाँ, मैंने नीता को छत से धक्का दिया था। हाँ, मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन वो इतनी सख्त जान निकली। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा।
वसीयत के पेपर्स मैंने ही बनवाए थे। राघव से उन पेपर्स पर साइन मैंने ही करवाया था। और जायदाद हासिल करने के बाद मैं राघव को मारना चाहती थी। ये भी मेरे ही दिमाग की उपज है। लेकिन तुम ये सब जानकर क्या करोगी? क्योंकि साबित तो तुम कुछ नहीं कर सकती। राघव कभी भी मुझे मुजरिम ठहराकर उस कटघरे में खड़ा नहीं करेगा जिसकी वकील भी तुम हो और जज भी तुम। अब तुम इसे अपनी बदकिस्मती समझो या मेरा सौभाग्य। कैसे मान लूं जो मैंने किया ही नहीं। तुम मुझे छोटी छोटी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ ईद, मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम मत लगाओ बेटा, मत लगाओ। अचानक से ये नाटक क्यों कर रही है? क्यों झूठ बोल रही है? मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? तुम जानती हो, घर के सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों से ज्यादा राघव और उन्नति को प्यार दिया। अगर सब कुछ अपने नाम करवाना ही होता ना रीत, तो मैं तो ये पहले भी हासिल कर सकती थी ना। जब राघव छोटा था सब कुछ मेरे हाथ में था, मेरे कंट्रोल में। मैं अपने नाम करवाकर सब कुछ हासिल कर सकती थी। मैंने तब नहीं किया तो मैं अब क्यों करूंगी? और आज सोचो ना, राघव ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो मैं राघव को मानना तो दूर, उसके बारे में सोचूं भी क्यों? आज मैंने अपना बेटा, मेरे वीरेन को खोया है। मुझे लगा तुम मेरा दुख बांटने आई हो, लेकिन तुम तो मेरे जले पर नमक छिड़कने आ गए। रीत, राघव, बुआ मैंने जी कहा था ना तुम्हें, तुम मेरी बनाई हुई लकीर को पार नहीं करोगे। बंद करो मेरी माँ जैसी बुआ जी पे इल्जाम लगाना और अपनी अदालत में उन्हें गुनहगार साबित करना। अगर तुम उन्हें इज्जत और प्यार नहीं दे सकती तो दूर रहो उनसे। रीत, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम कम नहीं है जो तुम एक और बढ़ा रही हो। इतनी मुश्किल से मैंने बुआ जी को रोका है, वरना वो तो इस घर से जा रही थी। चलो यहां से। मैं तुम्हें बता नहीं सकती रीत कि अपने बुरे कर्मों का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने खोलकर मुझे कितना सुकून महसूस हुआ है। ऐसा लग रहा है मेरा दिल, मेरा दिमाग सब खाली खाली हो गया, साफ हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अब मैं एक नए तरीके से सोच सकती हूँ कि मुझे तुम्हारा अब क्या इलाज करना है। रीत रिपोर्टर, हिट एंड रन केस का रहस्य और गहरा हो गया है। पुलिस ने भी अपनी जांच और तेजी से शुरू कर दी है। सर, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या छूट दे रखी है शहर में अमीरों को गरीब इंसान को कुचलने की? आइए हम बताते हैं आपके लिए कि ग्वालियर की जनता कितनी भड़की हुई है। बस कर दो रीत, बंद करो बुआ जी का दोष देना, उन्हें गुनहगार साबित करना। मैं परेशान हो चुका हूँ डेली डेली के दोष से। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? क्या आप सड़क पे भी नहीं? उन्हीं तो ये सब बंद करेगी। उस अमीरजादी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्नति, मेरी बात सुनो। तुम जो बुआ जी को समझती हो ना, वो वैसी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम बुआ जी के बारे में नहीं जानती। और इस घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें बुआ जी का ही हाथ है। उन्नति, मैंने कहा ना तुम्हें बस करो। कुछ कहा आपने? उन्नति, हाँ ध्रुव। हाँ दीदू, तूने वो हिट एंड रन केस वाली न्यूज सुनी? वो उन्नति के फोन में अभी चल रहा था, तो थोड़ी न्यूज सुनी थी हिट एंड रन केस के बारे में। क्यों, क्या हुआ? वो मरने वाला मेरा दोस्त अनमोल था। अनमोल?
वो जो तेरा 9th स्टैंडर्ड से दोस्त था वही ना? हाँ नहीं तो पता नहीं वो लश्कर रोड पर कोई उसे गाड़ी से मारकर भाग गया। तू फिक्र मत कर, मुझसे जो बन पड़ेगा ना मैं करूंगी अनमोल और उसकी फैमिली के लिए। मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, मैं आकर बताऊंगी। वो लड़का ध्रुव का दोस्त, आप इससे मेरी बदकिस्मती नहीं कहोगे तो क्या बोलोगे? रिलैक्स। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? अब तो इस केस में रीत भाभी भी इन्वॉल्व हो गई। जब तक उन्हें सच नहीं पता चलेगा वो नहीं बनेंगी। वो तो वैसे भी मेरी दुश्मन है, वो तो जेल में जाती है। भैया मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। मैंने कहा ना तुझे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तो मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसे ये परेशान शक्ल लेके मत घूम रहा, नॉर्मल रहे। जेल नहीं जाना। इस समय कौन कॉल कर रहा है अब? हेलो पूनम, मैं बोल रहा हूँ। तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी तो मुझे लैंडलाइन पे कॉल करना पड़ा। करें जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पूनम, ये क्या बोल रही हो तुम? आपने ये क्यों किया वीरेन जी? अपने ही भाई को कोई इतना बड़ा धोखा देता है? आप बार बार गलत काम क्यों करते हैं? आपने एक बार भी कभी सोचा है कि मुझ पे क्या बीतती होगी जब आप कोई ऐसा काम करते होंगे? पूनम मेरी बात तो सुनो, मैंने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया है। नहीं वीरेन जी, आपने जो भी किया सिर्फ अपने लिए किया। अगर आपने हमारे लिए कुछ किया होता ना तो आप ऐसे चोरी छुपे राघव भैया से वसीयत के पेपर साइन नहीं करा रहे होते। वो पेपर्स जिसमें आप सब कुछ अपने नाम करवा रहे थे। अपने नाम पे नहीं पूनम, माँ के नाम। और माँ के नाम पे इसलिए ताकि जब सब कुछ उनके पास आ जाएगा तो वो हमारा हिस्सा बराबर हमारे पास बांट देती और राघव और उन्नति को भी उनका बराबर का हिस्सा मिलता। और यही तो सही होता ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अगर आप बोलते ना तो राघव भैया सबको उनका हिस्सा दे देते। आपको लगता है वो आपसे आपका हक छीनते? आपको लगता है वो कभी किसी के साथ अन्याय करते? उन्होंने हमेशा कहा है इस घर में सब कुछ सबका है। हाँ बिल्कुल, राघव महान है, ये तो मैं भी मानता हूँ, पर अब वो अकेला नहीं है ना, रीत उसके साथ है। और तुम तो जानती हो कि रीत मुझसे और माँ से कितना चिढ़ती है ना? और उन्नति से भी उसकी कुछ खास बनती नहीं है, तभी तो वो राघव को हमारे खिलाफ भड़का रही है। इसीलिए तो मैं डर गया था, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। हमारे बच्चे के लिए? हाँ पूनम, मैं चाहता तो नहीं था कि ये न्यूज़ तुम तक ऐसे पहुंचे, लेकिन अब ये खबर तुम्हें ऐसे मिलनी है तो ऐसे ही सही। कैसी खबर? यही कि हम एक प्यारा सा बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। अभी 2 दिन पहले ही मैंने फॉर्म भरा था। क्या है ना, काफी दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है इन चीजों के लिए। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया वीरेन जी? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था पूनम, और तुम्हें बताने से पहले मैं फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहता था ताकि अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के काबिल बन सकूं। इसीलिए तो ये सब कुछ किया मैंने। पर देखो, भगवान को कहाँ मंजूर है ये सब। हमारी किस्मत में औलाद का सुख भी नहीं है, और अब तो मैं सड़क पर आ गया हूँ, तुम भी वहाँ हो। ना मेरे पास घर है ना पैसा जो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। सब कुछ खत्म हो गया पूनम। अब तो बस तुम्हारे लिए मेरा प्यार ही है जो एक आखिरी उम्मीद दे रहा है मुझे। यही है जो मुझे इस मुश्किल समय में संभाल रहा है। कुछ खाया आपने? कैसे खा सकता हूँ जब मुझे पता है कि मेरे बारे में सोच सोच कर तुम भी परेशान बैठी होगी और तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। तो पगली, जब तुम भूखी बैठ सकती हो मेरे लिए तो मैं कुछ भी कैसे खा सकता हूँ? कैसे? I'm sorry वीरेन जी। आप मुझे बताइए आप कहाँ हैं? मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ में बैठ के खाएंगे। पूनम, वो जो गली है ना वहां पे, उसके पीछे से आ जाना। अब पूनम वो मोहरा बनेगी जिससे मैं इस घर में वापस आऊंगा और उस रीत का हिसाब करूंगा। आंटी, मैं जानती हूँ कि मैं या कोई भी अनमोल को आपके पास वापस नहीं ला सकता, और आपकी जिंदगी में जो खालीपन आया है उसे हम भर भी नहीं सकते। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले, और कम से कम आपको वो मुआवजा भी मिले जिससे कुछ तो भरपाई हो सके आपके उस नुकसान की जो एक लापरवाह इंसान की वजह से आपको हुआ है। आंटी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपकी बातें रिकॉर्ड करूं तो? थैंक यू। रेडी?
सवाल एक्सीडेंट का नहीं बल्कि हिट एंड रन केस का है। यहाँ सवाल है न्याय का। पैसे और शायद शराब के नशे में चोर एक अमीर इंसान की लापरवाही की वजह से अनमोल जैसे अच्छे इंसान ने ना सिर्फ अपनी जान गंवाई है बल्कि एक माँ ने अपना बेटा खोया है और एक बहन ने अपना भाई। और अब हमें एक जागरूक समाज की तरह इस सब से अपना मुंह नहीं फेरना है। हमें अनमोल के परिवार की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलानी है ताकि प्रशासन तक इस परिवार का दर्द और इनकी आवाज पहुंच सके और जो भी अनमोल का मुजरिम है उसे जल्द से जल्द सजा मिल सके और इस परिवार को जो नुकसान पहुंचा है उसका उन्हें वो मुआवजा मिल सके जिसके ये हकदार है। अब अनमोल की मम्मी खुद आप सबके सामने अपील करेंगी कि आप उनकी न्याय दिलाने में मदद कीजिए। मेरे बच्चे के कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे, वो तो बस इतना कमाना चाहता था कि हमारा घर चला सके और एक दिन मुझे शिरडी ले जा सके। बस यही सपना था मेरे बच्चे का। मेरी भी बस यही गुजारिश है कि पुलिस अपना काम करे और मेरे बच्चे के मुजरिम को सजा दिलाए ताकि मेरे बच्चे को न्याय मिल सके और हमारे घाव जो अभी भी ताजा है शायद उनका दर्द थोड़ा कम हो सके। हाँ भाई देख रहा हूँ। भैया अब हम क्या करेंगे? रीत भाभी तो सबका झंडा लेके इस केस के पीछे पड़ गई है। तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। उन्हीं मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। भैया हेलो भाई, भैया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जो करना है ना मुझे ही करना होगा। भाभी मैं अच्छे से जानती हूँ कि राघव भैया तो आपको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए मुझे ही आपको इंसाफ की देवी बनने से ना रोकना पड़ेगा। और अब जो मैं करने वाली हूँ ना, इस केस पे रिपोर्टिंग तो दूर, आप इस घर से एक कदम तक बाहर नहीं रख पाओगे। तो मुझे जेल में भेजना तो भूल ही जाइए। जीत भाभी क्या हुआ आपको? पता नहीं, मेरा पैर फिसल गया। तुम हिल पा रही हो? हाँ मैं, रुको मुझे हाँ नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। ठीक हो? क्या ठीक हो रही? तुम हिल भी नहीं पा रही हो ढंग से। पूनम भाभी आप ना इधर से पकड़िए, मैं इधर से पकड़ती हूँ। रीत क्या हुआ, तुम ठीक हो? रीत गिर गई राघव भैया, पाँव फिसल गया है इसका। उठो। बहुत ऊंची उड़ान भरनी आ रही थी ना अब आपको। मैंने आपके अब ऐसे पर काटे हैं ना कि आप इस घर से एक कदम तक बाहर नहीं रख पाएंगी। तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे मेरा हिट एंड रन केस रीत भाभी? मुझे तो समझ नहीं आता, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती, लग गई ना चोट। और तुम्हें पता है ये चोट और भी खतरनाक हो सकती थी अगर तुम्हारे सर दीवार पे टकरा जाता या कोई कोना लग जाता तो। आपको पता है ना कि आपकी डांट दवा की तरह काम नहीं करेगी। वैसे मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल?
बहुत दिनों बाद मैंने उन्नति के चेहरे पे अपने लिए चिंता देखी। वो परेशान लग रहे थे। अब वो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दिए और बोले कि इसे खाने से रीत भाभी का पेन काफी कम हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना। क्या कहा था? अब कुछ खास नहीं। पर रीत, तुम गिरी कैसे? पता नहीं भाभी, मैं काम से वापस आई और मेरा पैर फिसल गया। मैंने पता लगा लिया है कि रीत कैसे गिरी। इस घर में सब मुझे टॉन्ट देते हैं ना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, पर आज नहीं, आज मैंने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी। कैसे गिरी रीत? क्योंकि फर्श पर तेल गिरा हुआ था राघव ब्रो, उसी पे रीत का पैर फिसला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मेड ने तो नाइट में सारा फर्श क्लीन किया था, तो वहां तेल आया कैसे? कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। गिर गया हो गया तो। और डॉक्टर ने कहा है कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको बेड रेस्ट ही करना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू उन्नति, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। पूनम भाभी, आप रीत के साथ रहिएगा। आप रीत का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। उन्नति तो मेरे साथ चल, मुझे कुछ बात करनी है। वैसे राघव भैया तो हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखते हैं, पर आज कुछ स्पेशल केयर हो रही है। चलो अच्छा है, राघव ब्रो भी कुछ सीख ही रहे हैं मेरे प्रतीक से। क्या? ओह, आप लोग को पता नहीं है, प्रतीक वही की बेस्ट हेड मसाज देते हैं। और आजकल जो भी इस हाउस में चल रहा है ना, मुझे तो लगता है मुझे एक बहुत अच्छी चंपी की जरूरत है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लेकर आते हैं, उससे तुम्हें और आराम मिलेगा। ठीक है? वो फर्श पे तिल तूने गिराया था। क्या है जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है? मुन्नी, तेरा दिमाग तो ठीक है। अगर रीत को कुछ हो जाता तो? और वो बेचारी वहां सोच रही है कि तू सच में उसकी फिक्र कर रही है। कहां से आते हैं घटिया आइडिया तेरे दिमाग में? किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसे आती है? एक गलती करके उसे कवर अप करने के लिए दूसरी गलती। और कितना नीचे गिरेगी तू? आपको ना जो कहना है ना आप कह लीजिए। मैंने जो कुछ भी किया ना, मैंने खुद को बचाने के लिए किया, और आप तो रोक नहीं पाए रीत भाभी को। वो जिस स्पीड से बढ़ रही है ना इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ, वो मुझ तक भी पहुंच जाती। तो मेरे पास बस यही तरीका था कि मैं थोड़े दिन उन्हें इस केस से दूर रख पाऊं। अब आगे ना आप पर है कि आप उन्हें कैसे मनाएंगे, वरना क्या रीत को दोबारा चोट पहुंचाएगी? और अगर तुझे लगता है कि रीत के केस छोड़ने के बाद कोई और ये केस नहीं लेगा तो तुझे गलत लग रहा है, या कोई इस मुद्दे की न्यूज नहीं बनाएगा। उन्हें ये केस हर इंसान की जबान पे है, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन चुका है ये केस। कम ऑन भैया, ये बात तो आपको भी पता है, रीत भाभी बाकी रिपोर्टर्स की तरह नहीं है। और सही बात लोगों की, वो लोग कब तक इस बात को उछालेंगे ना? कुछ दिनों में लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, तो वो इस न्यूज की जगह दूसरी न्यूज पे आ जाएंगे। रीत भाभी को जब तक सच का पता नहीं चलेगा ना, वो मुजरिम तक नहीं पहुंच जाती, वो शांति से नहीं बैठेंगी। और इस केस में मैं हूं भैया, वो मुझ तक तो पहुंच जाएंगी और वो पीछे नहीं हटेंगी। और खास तौर से मरने वाला ध्रुव का दोस्त अनमोल है। मैंने कितनी बार कहा है तुझे उसका नाम मत लिया कर। भैया आई एम सॉरी, पर अब ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रीत भाभी का इस केस को इन्वेस्टिगेट करना या आपकी उन्हीं की जिंदगी। और अगर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं तो जाइए बोलिए रीत भाभी को इस केस से पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे अपने हिसाब से कुछ सोचना पड़ेगा।
कल से दोनों भाई बहन के बीच कुछ चल रहा है, पर चल क्या रहा है